हेलो फ्रेंड्स, यथार्थ एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, समाज कार्य के अंतर्गत हम लोग समूह कार्य पढ़ रहे थे और समूह कार्य के आज के लेक्चर में हम लोग दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला है कि समूह कार्य की प्रविधियां और दूसरा है समूह कार्य के सिद्धांत। तो आइए देखते हैं हम लोग समूह कार्य में वो कौन सी प्रविधियां हैं जो समूह कार्यकर्ता समूह की सहायता करने के लिए यूज करता है। ठीक है, अब इस पे प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समूह कार्य की प्रविधियों को स्पष्ट कीजिए या समूह कार्य की कौन कौन सी प्रविधियां हैं उनका वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपने शब्दों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, मेरे शब्द एज इट इज ना लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। बट मैं आपको ये चीज बताता हूं कि की पॉइंट्स जिससे आप इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर सकते हैं वो ऐसा होना चाहिए कि जो क्वेश्चन की डिमांड है उससे डायरेक्टली रिलेट करता हो। ठीक है, और हमेशा छोटा इंट्रोडक्शन लिखिए समाज कार्य के संदर्भ में। ठीक है, तो चूंकि समाज कार्य समूह कार्य क्या है, एक विशिष्ट प्रणाली है किसकी, समाज कार्य की। तो विशिष्ट प्रणाली का मतलब क्या होता है, इसके लिए कुछ विशिष्ट प्रविधियां होती हैं। ठीक है, तो आप इंट्रोडक्शन में इसी चीज को हाईलाइट करिए कि समाज कार्य की एक विशिष्ट प्रणाली है और इसकी कुछ इस वजह से इसकी कुछ विशिष्ट प्रविधियां हैं जिनका प्रयोग समूह कार्यकर्ता समूह की सहायता करने में करता है। ठीक है, तो अब ये इन प्रविधियों में मुख्य प्रविधियां, इसको थोड़ा संक्षेप में रखने की कोशिश करूंगा कि 7 प्रविधियां हैं जो हमने यहाँ पे मेंशन की है। अगर आप सभी में 30-30 वर्ड भी लिखते हैं तो आप 210 220 वर्ड हो गए और 30 वर्ड का आपका इंट्रोडक्शन हो गया, तो 250 वर्ड आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो सबसे पहली है संबंध की प्रविधि। संबंध यानी रिलेशनशिप। तो समूह कार्यकर्ता क्या करता है, समूह के साथ संबंध स्थापित करता है। और आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि ये संबंध कैसे होते हैं। व्यवसायिक संबंध होना चाहिए, व्यवसायिक। ठीक है, व्यवसायिक का मतलब क्या होता है, टारगेट ओरिएंटेड होगा। व्यवसायिक होने का मतलब टारगेट ओरिएंटेड होगा और आपसे उसके पर्सनल रिलेशन नहीं है, ये प्रोफेशनल रिलेशन है। आप उसकी प्रोफेशनल सहायता करने जा रहे हैं और इस वजह से आप उसे संबंध बना रहे हैं। तो संबंध की प्रविधि, क्योंकि संबंध के माध्यम से ही कार्यकर्ता जो है समूह की सहायता करता है। समूह के सदस्यों से व्यक्तिगत संबंध उसके बनते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं और इसी माध्यम से संबंध क्या होता है, एक सहायता करने का माध्यम होता है। व्यक्तिगत सेवा कार्य में हम लोगों ने ये चीज इंपॉर्टेंट रूप से देखी थी कि वहां पे संबंध ही सहायता का आधार होता है। तो चूंकि समूह कार्य में हम जिन समस्याओं को टैकल करते हैं, जिन समस्याओं को सॉल्व करते हैं, वो समस्याएं भी व्यक्तिगत प्रकार की होती हैं, लेकिन हम उनको एक समूह के रूप में सहायता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे भी संबंध जो है एक महत्वपूर्ण प्रविधि के रूप में प्रयोग होती है और संबंध यहाँ पर भी एक माध्यम के रूप में प्रयोग होता है। तो संबंध एक माध्यम के रूप में प्रयोग होगा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जितना ही घनिष्ठ संबंध समूह के साथ होगा उतना ही प्रभावी सहायता की प्रक्रिया हो पाएगी। ठीक, इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। क्योंकि व्यक्तिगत सेवा कार्य और समूह कार्य की समस्याओं की कैटेगरी लगभग समान है, तो आप जो चीज वहां लिखे हैं वही सेम चीज यहाँ पे आपको समूह के संदर्भ में लिखनी है। वहां पे एक व्यक्ति होता था, यहाँ पे क्या होंगे, व्यक्तियों का एक समूह है और सभी लगभग समान प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं। तो सभी से आपको इंडिविजुअली भी सभी से आपको इंडिविजुअली भी इंटरैक्ट करना पड़ेगा और समूह के रूप में भी इंटरैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे समूह कार्य के क्षेत्र की भी चर्चा करेंगे, तो आपको ये चीजें वहां से भी आप कुछ यहाँ पे मैटर इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरी है संबल की प्रविधि। आप देख रहे होंगे कि व्यक्तिगत सेवा कार्य में भी ये सारी प्रविधियां हम लोग पढ़ रहे थे। व्यक्तिगत सेवा कार्य में भी हम लोग ये सारी प्रविधियां पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसलिए संबल की प्रविधि भी सिमिलर है। संबल की प्रविधि के अंतर्गत और भी बहुत सारी उप प्रविधियां आती हैं, जैसे प्रोत्साहन। तो समूह के सदस्यों को प्रोत्साहन देना, समूह अगर कोई एक्टिविटी प्लान कर रहा है पॉजिटिव तो उसको प्रोत्साहन देना। समूह की स्वीकृति भी संबल का एक तरीका है। विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से आप समूह को क्या करते हैं, संबल प्रदान करते हैं। उनके विचारों का समर्थन करते हैं तो समूह को उससे भी प्रोत्साहन मिलता है, उससे भी संबल मिलता है। जैसे मान लीजिए विकलांग व्यक्तियों का समूह है, तो उनके अंदर तमाम ऐसी बातें होती हैं जो वो सामान्य रूप से नहीं कह पाते और वो अंदर ही अंदर कुंठित होते रहते हैं। समाज के प्रति उनकी भावनाएं होती हैं। तो समाज कार्यकर्ता क्या करता है, समूह कार्यकर्ता समूह के अंतर्गत उनको अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है। तो इससे उनकी कुंठाएं कम होती हैं, उनका अहम जो है मजबूत होता है एक समूह के रूप में। क्योंकि सभी समान तरह की समस्याओं से पीड़ित होते हैं, तो सभी की अपने अपने अभिव्यक्ति निकलती है, तो उनको लगता है कि ये मेरी समस्या नहीं, ये तो इन सभी लोगों की समस्या है, ये कॉमन समस्या है, विशिष्ट समस्या नहीं है। तो इससे उनको उभरने में सहायता मिलती है। तो आप उदाहरण के रूप में ये उदाहरण यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि
विकलांग व्यक्तियों का समूह है, उसको विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से उसके अहम को जागृत करके उसको आत्मनिर्भर बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो संबल की प्रविधि महत्वपूर्ण हो गई। और क्या आती है स्पष्टीकरण की प्रविधि, क्योंकि ग्रुप में क्या होते हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हो सकते हैं, समस्याएं उनकी कॉमन है लेकिन वो लोग अलग अलग पृष्ठभूमि के हैं। तो अब उनको समूह के उद्देश्य के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान करना कि समूह हम किस पर्पज से बना रहे हैं, समूह के बेनिफिट्स क्या होंगे, समूह का टारगेट क्या होगा, समूह की इस माध्यम से क्या होता है, समूह की शक्तियां समन्वित होती हैं। जब आपने लक्ष्य बता दिया, उद्देश्य स्पष्ट कर दिया, तो ये जब आपका गोल क्लियर हो तो आप अपने शक्ति को उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज्यादा केंद्रीकृत कर सकते हैं। तो यही काम यहां पे भी होता है कि स्पष्टीकरण के माध्यम से समूह की शक्ति जो है समन्वित होकर उद्देश्य प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ती है। ठीक है। खोज की प्रविधि, अब बहुत सारे विकल्प समूह के सामने क्या हो सकते हैं, बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। तो खोज की प्रविधि के माध्यम से कार्यकर्ता क्या करता है, जो हितकारी विकल्प होते हैं उनमें से वो हितकारी तथ्यों का चयन करता है। ठीक है। तो ये खोज की प्रविधि हो गई। नेक्स्ट है भागीदारी की प्रविधि। इस पर हमने कल भी चर्चा की थी कि कार्यकर्ता क्या करता है, समूह बनाता है, समूह में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का नियोजन करता है। वो कार्यक्रम क्या होंगे, समूह के सदस्यों द्वारा क्रियान्वित होते हैं, लेकिन कई बार कार्यकर्ता को भी समूह के लोगों के साथ पार्टिसिपेट करना पड़ता है। जैसे अगर किसी खेल का उसने आयोजन किया मानसिक रूप से मंदित बच्चों के लिए, उदाहरण के रूप में मानसिक रूप से मंदित बालक हैं, अगर बालकों का समूह है तो उनके लिए विशिष्ट प्रकार की खेल की गतिविधियां आयोजित करता है कार्यकर्ता। तो अब वो खेल की गतिविधियों में कई बार उसको खुद पार्टिसिपेट करना पड़ता है। जैसे हो सकता है अगर क्रिकेट आयोजित की तो अंपायर की भूमिका निभा रहा हो, तो वो भी खेल का एक पार्ट हो गया। तो उस समूह से में वो उस कार्यक्रम में कैसे भाग लेता है, हमने कल भी कहा था कि कीचड़ में कमल की तरह होता है, वो उस समूह की गतिविधियों में भाग लेते हुए भी वो समूह का पार्ट नहीं होता है, लेकिन इस प्रकार से पार्टिसिपेट करता है कि उसकी भागीदारी भी हो जाए और वो इस प्रविधि का उपयोग करता है उसमें भागीदारी पार्टिसिपेशन की। नेक्स्ट है पक्षीकरण की प्रविधि। पक्षीकरण की प्रविधि सारी मैंने 2 बार लिख दिया है। तो पक्षीकरण की प्रविधि में क्या होता है कि आप उप समूहों का निर्माण करते हैं, उप समूहों का निर्माण। जैसे हमने तो एक समूह बनाया, अब समूह में भी विभिन्न विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग हो सकते हैं, तो वहां पे कई बार समूहीकरण की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए या समूह को मजबूत बनाने के लिए कई सारे छोटे छोटे उप समूह बनाने पड़ते हैं। अब मैं उदाहरण के लिए आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कुछ बच्चों का समूह है जो किशोर बिगड़े हुए अपराधी हैं, जो विचलन की समस्या से ग्रसित है, उनका एक समूह है। तो उसमें कुछ अमीर पृष्ठभूमि के लड़के हो सकते हैं, कुछ गरीब पृष्ठभूमि के हो सकते हैं, कुछ एक जाति के, कुछ दूसरी जाति के, कुछ एक धर्म के, कुछ दूसरी धर्म के। तो अब उनमें क्या है कि तमाम सामाजिक विभेदों की वजह से उनके अंदर भी आपस में विभेद हो सकता है, तो वो समूह के रूप में इकट्ठा नहीं हो पा रहे होंगे। तो वो क्या करता है, कार्यकर्ता क्या कर सकता है, कई बार छोटे छोटे समूह बनाएगा। अब एक समूह छोटा बनाया उसने, उसमें एक अमीर वर्ग को, एक गरीब वर्ग को, और उनको ऐसे टास्क, उनके लिए ऐसे कार्यक्रम बनाया ताकि उनको साथ में संगठित होकर ही काम करना पड़े। तो अब ऐसे कार्यक्रम जब वो करेंगे और साथ में जब काम करते हैं तो जानते हैं कि वास्तव में तो ये मतभेद होता नहीं है, ये समाज द्वारा क्रिएट किया हुआ होता है। तो दिमाग में वो चीज हमारे रहती है, लेकिन जब हम एक्चुअल में जानते हैं, कई बार क्या होता है कि आपके दिमाग में किसी बारे में पूर्वाग्रह होता है, लेकिन जब आप वास्तव में जानते हैं तो लगता है अरे ऐसा तो था ही नहीं, मैं तो अपने मन से ही सोच बैठा था। तो ये चीजें हमारे अंदर, बच्चों के अंदर भी इनहेरिट हो जाती हैं। तो जब आप ऐसे छोटे समूह बनाएंगे और इंटरेक्शन होता है जब, तो उनको लगता है कि अरे ऐसी तो बात थी नहीं, और वो आपस में मिलकर काम करना सीख जाते हैं। तो जब ऐसे छोटे छोटे उप समूह आपस में इंटरेक्ट होकर एक समूह की प्रवृत्ति का निर्माण करते हैं, तब हमारा पूरा का पूरा बड़ा समूह संगठित हो जाता है और हम समूह के जो व्यापक उद्देश्य हैं, व्यापक लक्ष्य हैं, उनको प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार पक्षीकरण की प्रविधि में उप समूहों का निर्माण करके वो समूहीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। तो ये प्रमुख प्रविधियां हैं समूह कार्य की। और इसके बाद आप निष्कर्ष लिख देंगे। निष्कर्ष अगेन अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए, हर बार मेरे ऊपर निर्भर मत रहिए, क्योंकि फिर वो सिमिलरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए मैं निष्कर्ष आपके लिए छोड़ रहा हूं कि कैसे इन चीजों की समरी के रूप में आप निष्कर्ष लिखेंगे। आप चाहें तो निष्कर्ष लिख के मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको देख लूंगा कि कैसा लिखा है आपने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह कार्य के सिद्धांत। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिलेबस ने आपके मेंशन नहीं किया है, लेकिन इसको पढ़ना जरूरी है, इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अगेन इंट्रोडक्शन। देखिए, समूह कार्य का जो विकास हुआ वो संस्थाओं के माध्यम से हुआ,
और एक ऐतिहासिक परंपरा में जैसे जैसे समूह कार्य का अभ्यास आगे बढ़ता गया, व्यवसायिक स्वरूप धारण करता गया, तो कई सारे ऐसे नियम होते हैं जिनको कि उस समूह कार्य की सहायता देने के लिए आवश्यक माना जाता है। तो उन्हीं नियमों को सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित कर दिया गया। और ये सिद्धांत क्या होते हैं? कार्यकर्ता को सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में सहायता करते हैं, यानी कार्यकर्ता के लिए हेल्पफुल होते हैं कि वो कैसे अपनी सेवाओं को इफेक्टिव बना सके, प्रभावी बना सके। तो आपने इसे इंट्रोडक्शन के रूप में इंक्लूड कर लिया। अब हमने यहाँ पे 8 सिद्धांतों के बारे में चर्चा की है, लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर आप 8 को लिखते हैं तो कम से कम मान लीजिए 30 से 40 वर्ड तो आपको एक सिद्धांत लिखने में लग ही जाएगा। तो अगर आप 8 लिखते हैं तो सोचिए 320 शब्द हो गए आपके, और इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष तो अलग। तो इतना लंबा आपको नहीं लिखना है। आप ये ध्यान रखिए कि कुछ विशिष्ट सिद्धांत हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल से लिखना है। तो 2 अप्रोच इसमें आप फॉलो कर सकते हैं। या तो आप सिद्धांतों के नाम गिना दीजिए थोड़ा थोड़ा लिख के कि इसमें ये करते हैं, एक तरीका। लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत प्रभावी तरीका नहीं है। आपने सारे सिद्धांतों के नाम गिना दिए, उनके बारे में अपनी समझ आपने रिफ्लेक्ट नहीं की एग्जामिनर को। तो पहला तरीका बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इनमें से कुछ सिद्धांत, फॉर एग्जाम्पल 5 सिद्धांत आपने इनमें से चूज कर लिया और उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और लास्ट में निष्कर्ष लिखते वक्त आप जो बाकी बचे हुए सिद्धांत हैं उनके नाम गिना दीजिए कि ये और भी सिद्धांत हैं। तो आपने 5 सिद्धांत अच्छे से एक्सप्लेन किया विद एग्जाम्पल, और बाकी सिद्धांतों के नाम गिना दिए। यहां पे हमने 8 सिद्धांत बनाए, जो भी आपको पसंद आए इनमें से 5 आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है नियोजित समूह निर्माण का सिद्धांत। तो देखिए, समूह कार्य की प्रक्रिया जो है समूह के ऊपर ही निर्भर होती है, समूह ही इकाई होता है उसका। तो हमें समूह का निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि समूह का अपना महत्व है। इस पर एक अलग प्रश्न पर चर्चा करेंगे, लेकिन समूह निर्माण समूह कार्य की आवश्यक दशा है। तो समूह के माध्यम से हम अपनी सेवाओं को ज्यादा प्रभावी रूप से दे पाते हैं। समूह के अंदर व्यक्ति का विकास जो है ज्यादा आसानी से हो पाता है। समूह व्यक्ति की क्या है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो समूह का निर्माण तो हमें करना है, लेकिन यहां पे जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है नियोजित, यानी कि प्लान्ड। इंग्लिश हो गया प्लान्ड, प्लानिंग जिसे कहते हैं आप लोग। समूह का निर्माण प्लानिंग के साथ होना चाहिए, क्योंकि समूह निर्माण का यहां पे एक विशिष्ट उद्देश्य होगा, और उस उद्देश्य की पूर्ति तभी होगी जब आप पहले से प्लान करेंगे कैसे कैसे समूह का निर्माण करना है, किस डायरेक्शन में किस तरह के कार्यक्रम उसके निर्धारित करने हैं। तो ये चीज तभी हो पाएगी जब आप पहले से प्लानिंग करेंगे, नहीं तो समूह किसी गलत डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो नियोजित समूह निर्माण का सिद्धांत, यहाँ पे कार्यकर्ता अपनी कुशलता का प्रयोग करते हुए समूह के कैसे निर्माण करना है, समूह को किस डायरेक्शन में ले जाना है, इन सारी चीजों की पहले से प्लानिंग करता है। किसके आधार पर? समूह की जो आवश्यकता है, जिस प्रकार का समूह है। अगर मानसिक मंदित बालकों का समूह है तो उसके लिए अलग तरह से प्लान करेगा, वृद्धों का समूह है तो उसके लिए अलग प्लानिंग होगी। ठीक है, तो जिस प्रकार का समूह होगा, समूह की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वो अपनी योजना का निर्माण करता है कि इस समूह को कैसे समूहीकरण करना है, कैसे इन्हें संगठित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि अलग अलग समूह के हिसाब से वो प्लान बनाता है। ठीक है, दूसरा है, अगर आप इतना लिखेंगे तो ये 50 शब्द हो जाएगा, निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत। अब हमने बताया था आपको व्यक्तिक सेवा कार्य में भी व्यक्तिकरण के सिद्धांत पर हमने चर्चा की थी। व्यक्तिकरण का तात्पर्य क्या होता है ये हमने डिटेल में बताया था, पर एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि व्यक्तिकरण का तात्पर्य होता है कि किसी की भी विशिष्टता, जो उसकी यूनिकनेस है, उसको एक्सेप्ट करना और उसके अकॉर्डिंग काम करना। तो हर समूह क्या होगा, अलग अलग तरह के समूह होंगे, हर समूह में अलग अलग तरह के लोग होंगे, तो उनकी अपनी, लोगों की अपनी विशिष्टता होगी। अब समूह में देखिए क्या होंगे, अलग अलग व्यक्ति होंगे। तो अब अगर मानसिक रूप से सपोज करो कि बाल अपराधियों का समूह है, तो ऐसे देश भर में कई सारे बाल अपराधियों के समूह हो सकते हैं। यूपी में अलग होंगे, दिल्ली में अलग होंगे, अलग अलग जेलों में, अलग अलग सुधार गृहों में अलग अलग समूह मिलेंगे। तो अब हैं तो सारे बाल अपराधियों के समूह, लेकिन हर समूह की अपनी क्या होगी, विशिष्टता होगी। वो विशिष्टता क्यों होगी, क्योंकि इसके सदस्य जो होंगे वो सभी अलग अलग सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के हो सकते हैं, और एक व्यक्ति के रूप में हर सदस्य की विशिष्टता अपनी होती है। और जब वो सब मिलकर एक समूह बनाएंगे तो उस समूह की भी अपनी क्या होगी, एक विशिष्टता होगी, एक व्यक्तित्व होगा पूरे समूह का। तो जैसा समूह का व्यक्तित्व होगा
उसी के हिसाब से आपको सारा काम करना होगा, सारी योजना बनानी होगी। तो अब यहां पे निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत है, तो ये भी टर्म महत्वपूर्ण है। निरंतर का मतलब क्या होगा? जैसे आपने समूह के साथ कार्य करना शुरू किया, समूह के अंदर अंतःक्रिया आपने क्या की? निर्देशित की, और उस अंतःक्रिया के माध्यम से समूह में परस्पर अंतःक्रिया हुई और समूह के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। पहले वो बिखरा हुआ समूह था, अब वो ज्यादा संगठित हो गया, वो अपनी समस्याओं को लेकर ज्यादा जागरूक होगा, तो समूह भी क्या होता है? विकसित होता चला जाता है। तो निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत क्या है कि आपने शुरुआत में समूह को एनालाइज किया, फिर कुछ आपने अप्लाई किया मेथड्स, तो समूह के अंदर कुछ चेंजेज हुए, तो फिर से आप उसको एनालिसिस करेंगे कि समूह में क्या डेवलपमेंट हुआ और उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान को, अपने कार्यक्रम को परिवर्तित करेंगे। मतलब समूह के हिसाब से आप लगातार परिवर्तन करते रहेंगे जैसे जैसे समूह में परिवर्तन होता रहेगा। तो इसको हम लोग कहते हैं निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत। ये चीज व्यक्ति के संदर्भ में भी लागू होती है, क्योंकि वहां एक ही व्यक्ति होता है इसलिए वहां व्यक्तिकरण लिख देते हैं हम लोग, लेकिन अगर समूह की बात करें तो समूह में परिवर्तन ज्यादा तेजी से होते हैं, इसलिए यहाँ पे निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत यूज करते हैं। ये सेम प्रिंसिपल हम लोग आगे सामुदायिक संगठन में भी यूज करेंगे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है जो लगभग तीनों जगह पे कॉमन है। नेक्स्ट है निर्देशित। निर्देशित का मतलब गाइडेड या डायरेक्टेड। गाइडेड या डायरेक्टेड, ठीक है। आप डायरेक्शन देते हैं समूह को, तो कार्यकर्ता क्या होता है? विशिष्ट प्रविधियों के साथ, विशिष्ट कौशल के साथ, विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त कार्यकर्ता होता है। तो वो समूह की के अंदर जो अंतःक्रिया होती है, भाई एक समूह में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की अंतःक्रिया हो सकती है। अगर अंतःक्रिया नकारात्मक होगी तो वो समूह को विध्वंस की तरफ ले जाएगी या समूह के अंदर नकारात्मक प्रवृत्तियों का जन्म देगी। तो कार्यकर्ता क्या करता है? नकारात्मक प्रवृत्तियों को कम से कम करने की कोशिश करता है और सकारात्मक प्रवृत्तियों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है। तो उसके लिए निरंतर वो समूह को क्या करता है? निर्देशित करता रहता है। विभिन्न प्रविधियों का यूज करके, विभिन्न सिद्धांतों का यूज करके, विभिन्न कार्यक्रमों का निर्माण करके वो समूह को एक निश्चित डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है। समूह का मतलब समूह के अंदर जो अंतःक्रिया होती है उसी के माध्यम से व्यक्ति सीखता है, व्यवहार करता है। तो किस प्रकार से वो व्यवहार करे, जैसे अगर किशोर बालकों का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, किशोर अपराधियों का ही, तो शुरू में उसमें कई सारे ऐसे जो डिस्ट्रक्टिव होंगे, बहुत ही वायलेंट हो सकते हैं, तो उनके साथ वो अंतःक्रिया इस प्रकार करवाता है ग्रुप के कि उनके इस वायलेंट बिहेवियर में क्या हो, कमी आने लगे, क्योंकि उनके वायलेंट बिहेवियर से ग्रुप के ऊपर क्या हो सकता है? नकारात्मक असर पड़ सकता है। तो वो इस प्रकार से कार्यक्रम का निर्माण करता है कि उनकी वायलेंट जो रिफ्लेक्शंस है उसको कहीं और पे अभिव्यक्त करने का उनको मौका मिले। जैसे स्पोर्ट्स पे डाल दिया तो आदमी के अंदर का गुस्सा निकलने का कहीं मौका मिला, फुटबॉल पे किक मार के उसका गुस्सा निकल गया। तो इस तरह की एक्टिविटी के माध्यम से वो समूह की अंतःक्रिया को निर्देशित करता रहता है निरंतर। तो निर्देशित सामूहिक, तो यहाँ पे कार्यकर्ता के द्वारा गाइडेंस या डायरेक्शन की अनिवार्यता है। बिना अगर कार्यकर्ता ने गाइडेंस नहीं दिया तो समूह जो है वो नकारात्मक दिशा में बढ़ सकता है। तो इसलिए निरंतर उसको समूह के कार्यक्रमों को, समूहीकरण की प्रक्रिया को डायरेक्ट करते रहना होगा उसके लक्ष्यों के अनुरूप। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक आत्मनिर्णय का सिद्धांत। ये आत्मनिर्णय का सिद्धांत हमने वैयक्तिक सेवा कार्य में भी पढ़ा था कि कोई भी चीज थोपी नहीं जाएगी। कार्यकर्ता हमेशा क्या करेगा? सेवार्थी के निर्णय का सम्मान करेगा और उसके निर्णय के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। बस उसको निर्णय लेने में वो सहायता करता है। किसके थ्रू? अपने विशिष्ट प्रविधियों के थ्रू, विशिष्ट ज्ञान के थ्रू, जो उसके पास स्पेसिफिक नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग वो उसको परामर्श देता है, निर्णय लेने में मदद करता है। तो आत्मनिर्णय का सिद्धांत यहाँ पे व्यक्तिगत सेवा कार्य में भी था। यहाँ पे प्रजातांत्रिक, क्योंकि समूह में क्या है, बहुत सारे लोग हैं और डिसीजन जो है किसी एक दो आदमी को ध्यान में रखते हुए नहीं, सामूहिक निर्णय होना चाहिए, डेमोक्रेटिक सेल्फ डिसीजन होना चाहिए। अब देखो हमने कहा था कि समाज कार्य क्या है? प्रजातांत्रिक अवधारणा को साकार करने में भी, अगर आप परिभाषा याद करो तो प्रजातांत्रिक अवधारणा को साकार करने में सक्षम हो, उस प्रकार की प्रणाली है। तो प्रजातांत्रिक आत्मनिर्णय का सिद्धांत उसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है कि जो भी डिसीजन होगा वो सामूहिक रूप से होगा और समूह के द्वारा लिया जाएगा। कार्यकर्ता अपनी तरफ से कोई निर्णय थोपेगा नहीं और किसी एक दो व्यक्तियों के हिसाब से नहीं चलेगा, वो पूरे समूह के हिसाब से चलने की कोशिश करेगा। ठीक है, बस वहां पे अपने निर्देशन और परामर्श के माध्यम से सहायता लेने में वो निर्णय लेने में उनकी सहायता करता है। नेक्स्ट है निरंतर प्रगतिशील कार्यक्रम का सिद्धांत। ठीक है, कार्यक्रम का सिद्धांत आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, कार्यक्रम जो प्रोग्राम्स हैं समूह कार्य में वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उपचार करने में। ठीक है, अब जैसे एक समूह है तो
शुरुआत में क्या होगा, निरंतर प्रगतिशील कार्यक्रम। कार्यक्रम का स्वरूप क्या हो सकता है, आसान हो सकता है, जटिल हो सकता है। तो जिस प्रकार का समूह होगा उसी प्रकार के कार्यक्रम उसको निर्धारित करना होगा। तो शुरुआत में ऐसे कार्यक्रम, जैसे मान लीजिए समूह को की कोई विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले कार्यक्रमों का निर्माण करना होता है उसको, तो अब ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण करेगा वो शुरुआत में जो आसान हो, सभी को जल्दी से समझ में आ जाए। तो जब आप एक दो कार्यक्रम में समूह के लोग इन्वॉल्व होंगे तो उनके अंदर समूहीकरण की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, तब आप उनको ज्यादा कठिन कार्य या कार्यक्रम दे सकते हैं। तो शुरुआत में जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आसान सा कार्यक्रम निर्धारित करना है, तो हमने छोटे छोटे खेलों का आयोजन किया पहले, हो सकता है अंताक्षरी शुरू कर दिया या इस तरह की कुछ ग्रुप एक्टिविटीज शुरू कर दी जो छोटी छोटी, जो बहुत आसान है और सभी को अट्रैक्ट कर लें अपने साथ। तो इस तरह की पहले आसान से जटिल की ओर, भाई कार्यक्रम क्या होंगे, जटिल होंगे। हो सकता है कि फिर वो जब ग्रुप ज्यादा सशक्त हो या ज्यादा मजबूत हो तो उसको बड़े प्रोजेक्ट करने के लिए दे सकता है कि आप इस तरह के प्रोजेक्ट कीजिए। बड़े सफाई का प्रोजेक्ट दे दिया कि किसी मोहल्ले की क्लीनिंग करनी है। तो इस तरह के जो जटिल काम होंगे वो पहले नहीं शुरू किए जाएंगे, वो हमेशा आसान से जटिल की ओर जाएगा। ठीक है, तो ये निरंतर प्रगतिशील कार्यक्रम का सिद्धांत यही कहता है कि कार्यक्रमों का निर्धारण जो है जटिल से आसान से जटिल की ओर, और पहले सर्वसम्मत से, पहले ऐसे प्रोग्राम जिनके ऊपर क्या हो, सर्वसम्मत हो या कम से कम विरोध हो, उस तरह के कार्यक्रमों का पहले निर्माण करना चाहिए। ठीक है, अगला है सोद्देश्य संबंध का सिद्धांत। उद्देश्यपूर्ण संबंध के बारे में हम लोग पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं, और यह सिद्धांत यही कहता है कि कार्यकर्ता का समूह के साथ संबंध जो होगा वो क्या होगा, उद्देश्यपूर्ण होगा, व्यवसायिक होगा। यहां पे हमने प्रविधि के रूप में भी इसको देखा था। ठीक है, स्वीकृति का सिद्धांत ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तो कार्यकर्ता समूह को स्वीकार करे और समूह भी कार्यकर्ता को स्वीकार करे। स्वीकृति के लिए क्या होता है, स्वीकृति के लिए जो हमने व्यक्तिक सेवा कार्य में बताया था कि आप पूर्वाग्रह से मुक्त हो, विचारों के व्यक्ति का मौका दें। ठीक है, तो तभी आपको क्या मिलेगी, स्वीकृति मिलेगी। तो कार्यकर्ता को भी स्वीकृति मिलेगी और आप कार्यकर्ता भी समूह को स्वीकार करेगा। ठीक है, तो आपने व्यक्तिक सेवा कार्य में जो स्वीकृति का सिद्धांत एक्सप्लेन किया था हमने, उसी एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं डायरेक्टली समूह के संदर्भ में। ठीक है, लक्ष्यों की स्पष्टता का सिद्धांत कि भाई कार्यकर्ता के सामने हमेशा क्या होने चाहिए, लक्ष्य क्लियर होने चाहिए। अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं होंगे तो समूहीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाती है। अब इसमें देखिए मुझे जो इंपॉर्टेंट 5 सिद्धांत लगते हैं, सबसे पहले तो नियोजित समूह निर्माण का सिद्धांत, निरंतर व्यक्तिकरण का सिद्धांत, निर्देशित सामूहिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक आत्मनिर्णय का सिद्धांत और निरंतर प्रगतिशील कार्य का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। तो आप इन 5 को बेहतर तरीके से तैयार कर लीजिए। अब लास्ट में जब आपको निष्कर्ष लिखना हो तो निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि इन सिद्धांतों के अलावा ये और सिद्धांत हैं जिनको कार्यकर्ता क्या करता है, ध्यान में रखते हुए समूह कार्य की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस के साथ समूह कार्य की प्रक्रिया को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।